डियर स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हमारा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। आज हम सीखेंगे इन तीनों टर्म्स से हमारे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कन्वेंशंस क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर हम। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं। तो जब स्टार्ट में अकाउंटिंग आई दुनिया में, जब अकाउंटिंग चल रही थी, तो अकाउंटिंग के लिए रूल्स क्या थे, गाइडलाइंस क्या थे, वो सब कुछ यही था, कॉन्सेप्ट्स थे उस टाइम। तो अकाउंटिंग को कैसे करना चाहिए, हमारे पास क्या रूल है, तो उस टाइम क्या थे हमारे पास कॉन्सेप्ट्स। दीज आर नोशंस, ये नोशंस थे, आइडियाज थे या परसेप्शन थी कि अकाउंटिंग को कैसे किया जाए। उसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, इन्हीं को लिखना, इनको रिटन फॉर्म में लिखना, और यहाँ बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यहाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, डिफाइंड रूल्स। अब रूल्स को हमने लिखना स्टार्ट किया, तो जब हमने रूल्स को लिखा तब उसे बोला गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अच्छा, कन्वेंशंस क्या होते हैं, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है इनमें डेवलपमेंट आई, इनको हमने चेंज किया, इनको हमने मॉडिफाई किया या इनको हमने अपग्रेड किया। तो ये जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या प्रिंसिपल्स या कन्वेंशंस, ये सब सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आप कंसेप्ट बोलो, चाहे आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलो या आप अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलो, इन सब की मीनिंग सेम ही है, क्योंकि ये अर्ली स्टेज में था। फिर क्या किया हमने, इनको लिखा, तो तब बोला गया इसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अच्छा, जब इनमें कोई चेंज आई, साथ साथ में अगर चेंज आई, डेवलपमेंट हुई या इसमें मॉडिफिकेशन किया या हमने इसको अपग्रेड किया प्रिंसिपल्स को, तब वो बन गया कन्वेंशंस। आई होप आप लोगों को ये तीनों टर्म्स समझ आ चुके होंगे। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, इनकी सेम मीनिंग होती है, इनमें डिफरेंस नहीं होता है। अच्छा, क्या जरूरत पड़ी हमें ये अकाउंटिंग रूल्स, ये गाइडलाइंस फॉलो करने की। सो गाइस, हमें नीड क्यों पड़ी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, कन्वेंशंस की, कंसेप्ट्स की। मान लो हमारे पास एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, तो हमने अकाउंटेंट हायर किए, 5 अकाउंटेंट हमने हायर किए, ABCDE। तो इनको बोला हमने हमारे अकाउंट्स मेंटेन करो और हमें प्रॉफिट निकाल के दे दो। तो पांचों ने काम किया, उन्होंने प्रॉफिट निकाला, लेकिन ये जो प्रॉफिट आया ये डिफरेंट आया। मान लो इसका आया 10,000, यहाँ पर 5,000 लॉस आया, यहाँ पर 15,000 प्रॉफिट आया, यहाँ पर 2,000 लॉस आया, यहाँ पर 20,000 प्रॉफिट आया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ। ये मान लो हमारा अर्ली स्टेज चल रहा है, जिन दिनों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं थे, कन्वेंशंस नहीं थे, ये जो अकाउंटेंट थे ये अपने आइडिया यूज करते थे, अपने तरीके से अकाउंटिंग करते थे। किसी का कोई आइडिया, कोई प्रिंसिपल नहीं था अकाउंटिंग करने का, कोई कन्वेंशन नहीं था, जिसको जैसे मर्जी है वो वैसे ही करता था। एक्सपेंसेस को कोई एसेट मानता था, इनकम को कोई लायबिलिटी मानता था। तो इनके आइडियाज डिफरेंट थे, इनका अकाउंटिंग करने का तरीका डिफरेंट था, तो हमारा प्रॉफिट भी डिफरेंट आया। तो चीज को दूर करने के लिए तो क्या हुआ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाने पड़े एंड कन्वेंशंस आने पड़े साथ साथ। जब अकाउंटिंग इसमें मॉडिफिकेशन होती है प्रिंसिपल्स में, तो वो कन्वेंशन बन जाते हैं। तो कन्वेंशन क्या होते हैं, डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या चेंज करना इनको, या इनको मॉडिफाई करना, या इनको अपग्रेड करना। तो एक्चुअली में ये सब तीनों जो है मीनिंग एक ही है। जो कंसेप्ट थे वही प्रिंसिपल बने, कंसेप्ट को जब हमने रिटन फॉर्म में लिखा, डिफाइंड रूल बनाया, तब वो प्रिंसिपल बने। जब इसको चेंज करने की जरूरत पड़ी, डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ी, तब वो क्या बना, कन्वेंशंस बने। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट्स कितने हैं, प्रिंसिपल्स कितने हैं, कन्वेंशंस कितने हैं। तो अकॉर्डिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स या कन्वेंशंस। कंसेप्ट्स को हम बोल सकते हैं बेसिक अजम्पशंस भी बोल सकते हैं। हमारे पास 4 बेसिक अजम्पशंस है, कंसेप्ट्स है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, अब जानते हो बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर 2 सेपरेट एंटिटीज, पढ़ेंगे हम। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, हम सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, एंड देन हमारे पास है प्रिंसिपल्स, जिसे हम बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, डुअलिटी कंसेप्ट, वेरिफाइबिलिटी ऑब्जेक्टिव, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट एंड बैलेंस शीट इक्वेशन। फिर हमारे पास आता है कन्वेंशंस, जिसे हम बोलते हैं बेसिक मॉडिफाइंग प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं या कन्वेंशन भी बोल सकते हैं। मटेरियलिटी कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट एंड इंडस्ट्री प्रैक्टिस कंसेप्ट। अच्छा, मैंने हर जगह कंसेप्ट लिखा है, आप सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल भी लिख सकते हो,
कन्वेंशन भी लिख सकते हो, जैसे मैचिंग कंसेप्ट है तो इसको आप लिख सकते हो मैचिंग प्रिंसिपल या मैचिंग कन्वेंशंस, क्योंकि मैंने पहले ही बोला इन तीनों की मीनिंग सेम है। सो हम एक वन बाय वन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास सबसे पहला कंसेप्ट है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है? हमने पहले बोला बिजनेस जो है, हमारी फर्म जो है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये सेपरेट होता है इसके ओनर से। अच्छा, वो कैसे? ओनर जो पैसा लाता है बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए, यहाँ जो एसेट लाता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल को फर्म में ट्रीट किया जाता है एज लायबिलिटी, डेट, ठीक है। क्यों? ये जो उन्होंने पैसा दिया ये हमारे पास बोरोड फंड्स है, ये हमें ओनर का है, जिसपे हमें प्रॉफिट कमा के देना है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ओनर एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज, ये आपस में अलग अलग होते हैं। बिजनेस इज ट्रीटेड एज एन एंटिटी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। इसको हम ट्रीट करते हैं जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो आपके दिमाग में जो पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए वो रहना चाहिए बिजनेस, ओनर नहीं। आप अकाउंटिंग करोगे बिजनेस के लिए, आप हर एक एंट्री करोगे बिजनेस के लिए, ओनर के लिए नहीं। तो ओनर का पैसा जो बिजनेस में आएगा वो भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाती है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। द कैपिटल इज ट्रीटेड liability of firm because it's assumed, हम ये assume करते हैं that the firm has borrowed funds from its owners। फर्म ने उधार लिया है किससे? इसके ओनर से। एक्चुअल में लायबिलिटी नहीं होती है ये, एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं होती है ये, इंटरनल लायबिलिटी होती है ये जो कैपिटल होता है। सो दिस वाज सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। तो सेकंड हमारे पास है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसमें क्या बोलते हैं? जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ओनर, तो यह अज्यूम किया जाता है कि बिजनेस हमेशा के लिए चलता रहेगा, फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए चलता रहेगा, ये कभी बंद होने वाला नहीं है। बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। इसके ओनर की अगर डेथ भी हो जाती है फिर भी हम इसको ये मान के चलते हैं कि बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस के जो फाउंडर है वो धीरूभाई अंबानी है, वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन उसकी कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है। अभी मुकेश अंबानी है और अनिल अंबानी है, ये भी चले जाएंगे लेकिन कंपनी रहेगी। हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी बिजनेस रहेगी। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें बोलता है कि बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए चलता रहेगा। अच्छा, हम एक्सपेंसेस जो करते हैं, दो टाइप के एक्सपेंसेस हमारे पास होते हैं। एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट हमें मिलता है विद इन 1 ईयर या करंट ईयर का बेनिफिट, ठीक है। एक्सपेंडिचर्स उन्हें हम एक्सपेंस बोलते हैं, हम इस साल इनको रिकॉर्ड करते हैं। और वो एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स जिनका बेनिफिट हमें मिलता है फ्यूचर के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए, अच्छा, इन्हें हम एसेट बोलते हैं। तो इसी कंसेप्ट की वजह से वो खर्चे, जैसे हमने लैंड खरीदी, हमने बिल्डिंग खरीदी, तो क्योंकि हमें पता है कि इस लैंड का फायदा हमें अगले सालों तक इसका मिलेगा, इसका बेनिफिट हमें 10 साल या 20 साल तक मिलेगा, मशीन का फायदा हमें 25 साल तक मिलेगा। तो यही कंसेप्ट हमें बोलता है कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, ये बंद होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम लैंड को जो है एसेट मानते हैं। तो इसीलिए हम उन खर्चों को जिनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है उन्हें हम एसेट मानते हैं। सिर्फ उनका वही खर्चा दिखाएंगे जो इस साल से रिलेट करता है, जैसे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हम करंट ईयर में दिखाएंगे, लेकिन बाकी का जो पार्ट बचता है उसे हम एसेट मान के चलेंगे। वन इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। हम जानते हैं अकाउंटिंग में सिर्फ उसी चीज की, उसी ट्रांजैक्शन की या उसी इवेंट की रिकॉर्डिंग होगी जो फाइनेंशियल नेचर का हो या फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो या जिसमें पैसे की बात हो रही हो। तो ये कंसेप्ट हमें बोलता है सिर्फ उसी की रिकॉर्डिंग करो जो इन टर्म्स ऑफ मनी होगा। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड in accounting which can be expressed in terms of money। My dear students, अब हमारे पास है periodicity concept। इसमें क्या करते हैं, जो भी लाइफ है एंटरप्राइज की उसे हम डिवाइड करते हैं इंटरवल्स में। जनरली हम क्या करते हैं काम, 1 साल का इंटरवल बनाते हैं, 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। तो हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हम क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। फाइनल अकाउंट्स जिसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनेगा, ताकि हमें पता चले इस साल हमने क्या किया, काम हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ,
हमें अपनी बिजनेस की पोजीशन पता चले, हमारे पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम बिजनेस की लाइफ को इंटरवल्स में डिवाइड नहीं करते, तो हम कब जान पाएंगे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम बहुत प्रॉब्लम हो, बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें लॉस हो रहा है और हम सोच रहे हैं हमें प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में लॉस हो रहा होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा बिजनेस बंद होगा। हम इसीलिए हमने क्या किया काम, हमने बिजनेस की जो इंटायर लाइफ है इसको डिवाइड किया इंटरवल्स में। तो जनरली ये 1 ईयर का इंटरवल होता है, 1 साल का इंटरवल होता है। तो हर साल के बाद हर कंपनी को, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ता है और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाना पड़ता है। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिफाइन करेंगे, हम सीखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को और अकाउंटिंग कन्वेंशंस को। सो थैंक यू गाइस।